हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर मैंने एक छोटी सी चर्चा छोड़कर गए थे। हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तीन बातें पढ़ी थी। मैं बेटा सिर्फ कंक्लूजन बोलूंगा, हेडिंग बोलकर सुन लो। बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमने सबसे पहले हेडिंग पढ़ी थी नेचर ऑफ बिजनेस। और बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या मेरी फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करता है? बहुत ज्यादा करता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो आपको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। फिर हमने पढ़ा था सेकेंड हेडिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेटा, जितना बड़ा स्केल होगा उतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि उतना ज्यादा स्पेस और प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। ये भी कल बात पढ़ ली थी। फिर थर्ड हेडिंग पढ़ी थी चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा, टेक्निक दो तरीके के, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सॉरी कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करने पे आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा। इतना हमने डिसाइड कर लिया था कल। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसमें भी बेटा पहली हेडिंग है नेचर ऑफ बिजनेस। जो कल छुट्टी पे थे बेटा, आज कुछ समझ नहीं आएगा, भी बैठे रहो चुपचाप से, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। आपका तो भैया क्या कहने, आप चैप्टर नहीं बता सकते, नंबर ऑफ बाबू। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचर ऑफ बिजनेस की बात चल रही है। अगर वर्किंग कैपिटल में आपने मुझे कोई भी एग्जांपल देना हो तो कल भी बोला था मैंने, स्टॉक का एग्जांपल दे सकते हो, डेटर का एग्जांपल दे सकते हो, कैश इन हैंड का एग्जांपल दे सकते हो, कैश एट बैंक का एग्जांपल दे सकते हो, डे टू डे एक्सपेंसेस की बात कर सकते हो। कैसे भाई, फोन बंद होगा आज? तो सामने देखिए, और डे टू डे एक्सपेंसेस की बात कर सकते हो। बेटा अगेन, पूरे आप पूरी धरती घूम लो, बिजनेस तीन ही तरीके का है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। जाते जाते हमने ये तो सोच लिया था कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तुझे सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, पर मैंने कहा था एक 10 मिनट का कंसेप्ट है इसके पीछे, मुझे वो समझाना है आपको। एक लॉजिक मुझे कल स्पर्श ने बताया था शायद, ठीक है जी, आज एब्सेंट है बाबू। वो लॉजिक उसने ये बताया था कि ऐसी कंसर्न का ना बेटा लेबर बहुत सारी होती है कि तो सैलरी के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और एक्चुअली में होते हैं। ये बात आपने कल जस्टिफाई भी कर ली थी कि एक तो इनके डे टू डे खर्चे इन कंसर्न के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा है। दूसरा लॉजिक और अच्छा एक बात बताओ, सर्विस कंसर्न का कोई स्टॉक होता है? ये कोई स्टॉक में पैसा फंसाते हैं? मैं सर्विसेज दे रहा हूं, कोई स्टॉक है मेरे पास? नहीं, स्टॉक में पैसा लगा है नहीं, तो यहां तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे ही बहुत कम है बेटा, कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए ही स्टॉक के लिए, तो है ना बेटा। ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की कहानी आराम से सुनना बेटा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ना तीन तरीके के स्टॉक में पैसा ब्लॉक रखती है। देखो, आप ना 11th में भी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, ठीक है जी, आपको बहुत हल्के लेवल पे पढ़ाई जाती है अकाउंटेंसी, अभी तो फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं ना। आगे जाओगे बेटा पूरी मास्टरी समझेंगे, 12th में ही आपको मास्टर समझने लग जाते हैं, इतना लेवल बढ़ जाता है एकदम ही कि बंदा सर पकड़ ले। बाबू, अब एक बात समझने की भी कोशिश करो, आपने अभी तक ना टर्म पढ़ी है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंटरी। आपको ये नहीं पता ये कितने तरीके की होती है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो ना तो आपके पास तीन तरीके का स्टॉक होता है हर टाइम पर। तीन तरीके का स्टॉक कौन कौन सा समझते हैं बेटा? आपके पहले स्टॉक का नाम है रॉ मटेरियल, दूसरे स्टॉक का नाम है WIP, तीसरे का नाम है फिनिश गुड्स। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मैं क्लियर करता हूं क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस में। बेटा, आपको मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वर्चुअली दिखाने की कोशिश करता हूं, वर्चुअली समझो। मान लो मैं कहता हूं आप किसी फैक्ट्री के अंदर गए, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मान लो नाम है ब्लैकबेरी, ठीक है। आपने देखा बेटा ब्लैकबेरी की फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर एरिया में एक साइड में ना गोडाउन है, खचा खच भरा पड़ा। आपने बेटा गोडाउन का गेट खोला और अंदर बेटा फैब्रिक के फैब्रिक, थान के थान पड़े हुए हैं पैक। बहुत थान खरीदे हुए उन्होंने, कई लाखों मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है। बेटा, आपको समझ में आया कि ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है उनका। रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक है उनका, दिख रहा है बेटा।
एक दूसरी तरफ भी गोडाउन है, आप वहां भी गए, आपने वो गोडाउन खोला, आपने देखा कि बहुत सारी तैयार शर्ट्स पड़ी हैं, पैंट्स पड़ी हैं, कोट पैंट पड़े हैं। आपको समझ में आएगा कि ये ब्लैकबेरी का फिनिश गुड्स है। यानी कि ब्लैकबेरी का पैसा सिर्फ यहां नहीं फंसा हुआ, कई लाखों मीटर फैब्रिक में नहीं फंसा हुआ बेटा, कई हजारों शर्टों में फंसा है, कई हजारों पैंटों में पड़ा है, पता नहीं कितने कोट पैंट में उसका पैसा फंसा है। ठीक है जी बेटा, ये WIP क्या चीज होती है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज होती है। आप बेटा प्रोडक्शन फ्लोर पर गए, आपने देखा बेटा बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जिसके ऊपर कटिंग हो चुकी है, बट स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग, स्टिचिंग अभी पेंडिंग है बेटा। वो जो कपड़ा जिसके ऊपर कटिंग होगी वो अपना रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ चुका है, और फिनिश गुड्स वो बना नहीं है क्योंकि स्टिचिंग उसके ऊपर हुई नहीं। वो है क्या बेटा, उसको टेक्निकल भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। कई बार बेटा मैं बता देता हूं, आप में से सबने देखा होगा, आप हीरन मैदान में से निकल रहे थे या हीरन मैदान शॉपिंग करने गए, आपने देखा होगा क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्री है हीरन मैदान में कि बेटा मास्टर बैठे हुए कटिंग कर चुके हैं, कटिंग हुआ हुआ कपड़ा देखा होगा आपने, इतना मोटे कपड़े की लेयर बना देते हैं। मान लो अगर कोई लोअर तैयार कर रहा है तो बाबू कटिंग सिर्फ एक लोअर के कपड़े की नहीं होती, कई तह होती हैं बेटा, 100 लोअर वो एक साथ कट करते हैं मास्टर, और फिर वो स्टिचिंग होने जाता है, कपड़ा पहले ही कट जाता है बेटा। अगर एक कपड़े पे कटिंग हो रखी है और स्टिचिंग पेंडिंग है तो वो रॉ मटेरियल नहीं है और फिनिश गुड्स भी नहीं बना, तो उसे बोलोगे क्या, उसे बोलते हैं WIP। यानी कि बेटा आप देख पाओगे बड़े आसानी से, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसका पैसा 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक होता है। उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है, उसको फिनिश गुड्स भी स्टोर करना पड़ता है, और उसका पैसा WIP में भी फंसा होता है। और अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंसर्न की, क्या होती है ट्रेडिंग कंसर्न बेटा, जो खरीदती है वही तो बेच देती है। चेयर खरीदी चेयर बेच दी, मैं ट्रेडर हूं, शेयर खरीदता हूं शेयर बेच देता हूं, मेरा पैसा कितने तरीके के स्टॉक में ब्लॉक है, सिर्फ एक ही तरीके के स्टॉक में ब्लॉक है। चाहे आप अब सब रॉ मटेरियल बोल लो चाहे फिनिश गुड्स बोल लो, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। जो रॉ मटेरियल है वही फिनिश गुड्स है उसका, चेयर को ही चाहे रॉ मटेरियल बोल दो चाहे फिनिश गुड्स बोल दो। तो बेटा यहां पर पैसा एक तरीके के स्टॉक में ब्लॉक होता है, और यहां पैसा 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक होता है। अब समझदार इशारा काफी, वहां कहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए बेटा, ऑब्वियसली यहां चाहिए। समझ आती है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कल यही चर्चा थी जो पेंडिंग रह गई थी। आगे बढ़ जाए, समझ में आई बात बेटा। सेकंड हेडिंग इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन। वैसे मैं चाहता था कल ही सारी चर्चा पूरी हो जाए क्योंकि कल ये सारी हेडिंग्स मैंने लिखी हुई थी, सब दोबारा से समझाना पड़ रहा है। स्केल 3 तरीके का होता है, सबको पता है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। बेटा गेस करो किसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा, लार्ज स्केल। कोई है स्मॉल स्केल मीडियम स्केल वाला, सब लार्ज स्केल वाले। जस्टिफाई कर दोगे कैसे भाई, चल जस्टिफाई आप ही कर दो आज। आपको क्यों लगता है कि लार्ज स्केल को ही क्यों वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, एग्जांपल देना हुआ, क्या देना है पता है ना, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डे टू डे एक्सपेंसेस। 5 के अलावा छठा एग्जांपल नहीं सुनूंगा। लार्ज स्केल को ज्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल, क्यों, जस्टिफाई करो, यही तो बात है। लेबर ज्यादा है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है जी, और कोई कारण, ज्यादा अमाउंट दे रखा है डेटर्स को, ठीक है जी, काफी कुछ सही बोल दिया। चलो मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं, इससे ज्यादा क्लैरिटी देता हूं, सुनना बेटा। एक लार्ज स्केल कंसर्न और एक स्मॉल स्केल कंसर्न एक ही फील्ड की देख लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं बेटा। एक हम एज्यूम करते हैं इजी डे, और एक इजी डे हो गया लार्ज स्केल, और एक एज्यूम करते हैं गली मोहल्ले का कोई भी कन्फेक्शनरी वाला और प्रोविजन स्टोर के आइटम बेचने वाला। ठीक है, मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छे से क्लियर है, मेरी गली मोहल्ले का, तुम अपनी गली मोहल्ले का सोच लो, तो कन्फेक्शनरी बेचता हूँ, प्रोविजन स्टोर भी चलाता हूँ, ठीक है जी बेटा। इजी डे और गली मोहल्ले का प्रोविजन स्टोर, कन्फेक्शनरी स्टोर एज्यूम कर लिया। अच्छा क्या बता, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर
दोनों की इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक बराबर हो सकता है। गली मोहल्ले का कन्फेक्शनरी स्टोर, प्रोविजन स्टोर कितने को रुपए का स्टॉक रख लेगा? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इजी डे। एक एक स्टोर में इससे ज्यादा होगा। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना स्टॉक होगा इजी डे का? बेटा कई 100 करोड़। इंडिया में 200 से ज्यादा स्टोर होंगे, मैं बहुत कम बोल रहा हूं, शायद 500 ही ना हो। स्टॉक होगा 200 करोड़, 500 करोड़। क्या वर्किंग कैपिटल का कोई कंपैरिजन कर सकते हैं हम इन दोनों की? जितना बड़ा स्केल उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। समझ आ रही बात? सेम बात अगर एग्जांपल देना हो, मैं कह रहा हूं, मैं कम से कम 20 एग्जांपल दे सकता हूं लार्ज स्केल स्मॉल स्केल पे। आप कंपैरिजन करो ना रिलायंस ट्रेंड्स को और गली मोहल्ले के गारमेंट्स को, दोनों का स्टॉक बराबर। एक गली मोहल्ले का गारमेंट, सब गली मोहल्लों में गारमेंट्स, कोई भी सोच लो बेटा, कितने का स्टॉक रख लेगा भाई? 20-50 लाख करोड़ रुपए का रख लेगा। किस रिलायंस ट्रेंड्स से कंपेयर कर रहे हो? एक स्टोर में कम से कम 5 करोड़ का माल पड़ा होगा बेटा, सबसे छोटे स्टोर में उनके। क्या कंपैरिजन करने जा रहे हो? ऑल ओवर इंडिया पता है कितने स्टोर है? हजार हजार करोड़ का स्टॉक होता होगा। 1000 करोड़ रुपए ब्लॉक है वर्किंग कैपिटल में, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बेटा जितना बड़ा स्केल उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। समझ आती है? आगे बढ़ जाए बेटा। लास्ट हेडिंग इज सीजनल फैक्टर। लास्ट हेडिंग इज सीजनल फैक्टर। मैं सीधा केस स्टडी पर शिफ्ट कर रहा हूं बेटा। इसके लास्ट हेडिंग है बेटा सीजनल फैक्टर। बेटा हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीजनैलिटी होती है। कभी ना कभी आप पीक सीजन पर होते हो, कभी ना कभी आप लीन सीजन पर होते हो। बेटा एसी के लिए पीक समर है, एसी के लिए बेटा लीन सीजन विंटर है। सेम गैस गीजर हीटर, उनके लिए पीक सीजन विंटर है। और बेटा जैसे ही समर आएगी उनका लीन सीजन शुरू हो जाएगा। देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस। अब बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, जब भी आपके प्रोडक्ट का पीक सीजन होगा, जबकि आपका बिजनेस पीक पर होगा, हमेशा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और लीन सीजन होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए होगी या बहुत कम चाहिए होगी। एग्जांपल देते हैं बेटा, मान लो अभी फरवरी आ गया, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है जी, और आप एसी बेचते हो। क्या करोगे आप फरवरी मंथ में? अब आपको पता है आज से एसी बिकने शुरू हो जाएंगे। आप क्या करोगे बेटा? पैसा उठा के, कहीं से मिले, लोन मिले, कहीं से मिले, घर की सेविंग हो, कुछ भी, आप बेटा पैसा एसी में फंसाना शुरू करोगे। पूरा शोरूम आपने खचाखच एसी से भर दिया, 100-200 आर्टिकल लगा दिए, ठीक है जी, और पीछे भी बेटा गोडाउन में आर्टिकल भर रखे, ठीक है, यही करा। जैसे ही पीक सीजन आया, दिख रहा मेरी वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ गई एकदम, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गई। कैसे? सामने देख लिया बेटा, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ने लगेगी पीक सीजन आते आते। मैं बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बिल्कुल नॉर्मली धंधा चलाऊंगा। जैसे जैसे मुझे दिखेगा कि अब अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है, वो लीन सीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अब पता क्या होगा? मैं सोचूंगा जितने शोरूम में एसी लगे मैं लगे रहने दो, जितने गोडाउन में पड़े रहने दो, एक भी नया नहीं खरीदना, जो बिकता बिक जाए। मैं नहीं पैसा फंसाने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि अब लीन सीजन आ गया। दिख रहा है मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अचानक से एकदम कम हो गई। पीक सीजन हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, लीन सीजन हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। ठीक है जी, खत्म। बाबू मैंने ना कल वहां पर 3 फैक्टर बोले थे, 2 फैक्टर मैंने दोनों जगह पे सिमिलर बोले, और बता देता हूं दोनों जगह पे कंक्लूजन भी सिमिलर है। नेचर ऑफ बिजनेस बोला था, फिक्स कैपिटल अफेक्ट करने वाले फैक्टर में, यहाँ वर्किंग कैपिटल में भी नेचर ऑफ बिजनेस बोला, दोनों जगह पे कंक्लूजन सेम है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ही फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ही वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। कल वहां पर स्केल ऑफ ऑपरेशन बोला था, आज यहां पर स्केल ऑफ ऑपरेशन बोला। बेटा लार्ज स्केल को ही फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, आज बोल दिया लार्ज स्केल को ही वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, याद रखना साथ। कल वहां पर तीसरी बोला था चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव को ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, लेबर को कम चाहिए। आज यहाँ क्या बोल दिया मैंने? सीजनल फैक्टर। ये फैक्टर बिल्कुल अलग है, ठीक है। सीजनल फैक्टर मैंने बता दिया, आसान लेकिन बहुत है, मैंने सबसे आसान ढूंढे आपके लिए।
पीक सीजन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल, लीन सीजन में कम वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, टॉपिक माइंड अप। केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बाबू केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। अभी पहली केस स्टडी आज 5 या 6 ही हो पाएंगी, ठीक है जी, क्योंकि मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ बातें और समझानी है। बाबू सब सामने ही देख रहे हैं बेटा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बीइंग डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। पहली केस स्टडी इसी पे है जो मैंने सबसे लास्ट में टॉपिक करा। बाबू मुझे कहा गया आइडेंटिफाई कर दो, एक्सप्लेन कर दो 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। मैंने पहले ही बता रखा है बेटा कौन सी 2 टाइप की कैपिटल रिक्वायर्ड है बिजनेस को, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। बस छाटना है, लाइन कोट करनी है, छाट लेंगे, टेंशन है बेटा। बी पॉइंट, ब्रीफली आउटलाइन एनी 2 फैक्टर दैट आर लाइकली टू अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ द 2 टाइप ऑफ कैपिटल एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। बेटा कहता है दोनों को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर, मैंने 3 बढ़ा दिए बेटा। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, सीजनल फैक्टर। ठीक है जी, उत्तर सामने ही देख रहे हैं सब। पढ़ते हैं जरा केस, लाइन कोट करनी है ना, अभी करते हैं कोट। फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स में कोई अंतर नहीं है, कल बताया था। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स में कोई अंतर नहीं है बेटा, कल बताया था। कहते हैं गुरप्रीत इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ डायग्नोस्टिक सेंटर इन अंबाला। He visits his uncle Mr. Amarnath in Patiala, who is successfully running a diagnostic center for many years to seek his guidance. Mr. Amarnath tells Gurpreet that the capital need of his business can be divided into 2 categories. Firstly, he will need funds to buy land and building, machinery, furniture and fixture. पहली बात तो पैसा लैंड एंड बिल्डिंग में चाहिए, मशीनरी में चाहिए, फर्नीचर फिक्सर में चाहिए। ये लाइन क्या है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे ऑपरेशन सच एज मेंटेनिंग स्टॉक, बीआर, फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, टैक्सेस एंड रेंट। सेकेंडली से लेकर रेंट तक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर यही मेरे वर्ड थे इनको समझाते टाइम, मैंने तो एग्जाम्पल भी लगभग यही दे रखे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, किसी की कोई परेशानी? जो कल नहीं आए थे बेटा शायद नहीं आया होगा, बात समझ। क्या करें बेटा, ना आके भी अगर हम वीडियोस नहीं देख सकते, ठीक है जी, इतना भी मैसेज कर रहे हैं हमारे को कोई दिक्कत है, फिर क्या ही कर सकता है कोई टीचर मदद तुम्हारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कल आए थे जिसकी प्रॉब्लम है पूछ लो, कुछ पूछना चाहते हो तो। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात। बाबू सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन। मैं कह रहा हूं बेटा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, अभी भी बकाया कुछ। बेटा आपको कहा जाता है डिफाइन द टर्म बिजनेस फाइनेंस। देखो पूरा चैप्टर हमने फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ा। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस में पैसा कहां से आ सकता है। बेटा कहीं पर भी एक टर्म नहीं थी, लेकिन बेटा केस स्टडी ने पूछी कि बिजनेस फाइनेंस आपके हिसाब से क्या है। कोई नहीं, मैं समझाऊंगा। और कहते हैं ब्रीफली आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पहले बताओ बिजनेस फाइनेंस के, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है एनसीईआरटी में, पूरी खंगाल। कोई नहीं, इसीलिए हम यहाँ हैं बेटा कि आपको बता सके। उसके बाद द 2 टाइप्स ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आर बीइंग डिस्कस्ड अबव। बेटा कहता है ऑनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके के जो फंड होते हैं वो डिस्कस किए गए हैं अबव। बेटा मेरे को पता है ऑनरशिप के हिसाब से फंड कौन से 2 तरीके के होते हैं, ऑनर फंड और बोरोड फंड। मैंने कल वो एक इमेज दिखाई थी जिसमें पहले था ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने सारे सोर्स को क्लासिफाई कर रखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ऑनरशिप के हिसाब से बेटा फंड 2 तरीके के हैं। रौनक रुकता है 1 मिनट भी, कुछ भी नहीं किया, अभी बोल रहा था सात्विक से। ऑनरशिप के बेसिस पे बेटा 2 तरीके के फंड है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। यही डिस्कस कर रखे हैं हम लोग, पर देख लेंगे। कहता है आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम बाय गिविंग एनी 3 सुटेबल वन। कहता है इनमें 3 बेसिस पे डिफरेंस बता दो। क्या कहीं है? कहीं नहीं है। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा बढ़ा दिया, आधा भी नहीं बढ़ाने का कोई चैप्टर, आधा भी नहीं बढ़ाने का, स्कूल जाके देख लेना।
चप्पा चप्पा बढ़ा दिया, बॉक्स तक उठा उठा के करा दिया। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के सारे सोर्स, मैं कह रहा हूं जो नहीं भी था पता नहीं क्या क्या करा मैंने। ठीक है जी। पर बाबू अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें तीनों पार्ट नहीं पता, पर हाँ थोड़ा सा हिंट पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बेटा क्या हो सकते हैं पॉसिबल आंसर। बिजनेस फाइनेंस क्या है? देखो अगर हिंदी में बता सकते हो, अंग्रेजी तो सब हो जाएगा। बिजनेस फाइनेंस क्या है आपके हिसाब से? बिजनेस में लगा हुआ पैसा, बिजनेस में लगे हुए पैसे को तो बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। भैया इंग्लिश ही कन्वर्ट करनी है, इतना मुश्किल नहीं है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बस मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज बोला। बिजनेस में लगे हुए पैसे को तो बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, बस मैं भी वही अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहा हूं। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस में पैसा चाहिए उसे बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, खत्म, वन लाइनर। आगे बढ़े बेटा, ये कहते हैं क्या जरूरत है बिजनेस फाइनेंस की, इधर देखना चाहिए बेटा। अभी आप 11th में तो शायद इस बात के बारे में पता ना हो, वैसे मैं बता देता हूँ 12th में भी मैं ये बात बोलूंगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, और बेटा ये बात आप भी समझ लो। फाइनेंस को ना हम बिजनेस के लिए पता क्या बोलते हैं? लाइफ एंड ब्लड। फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस। पैसा बिजनेस के लिए लाइफ और ब्लड है। ऐसा क्यों बेटा? फाइनेंस इज नीडेड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट और टू डाइवर्सिफाई इट। एक ऐसी एक्टिविटी बताओ बिजनेस में जो बिना पैसे की हो जाती है। अगर आप ये भी कहोगे ना कि मुझे सोसाइटी का भला सोचना है, तो उसके लिए भी बेटा बहुत पैसा चाहिए। मैंने बिजनेस खोला, मैं कहता हूं नहीं यार सोसाइटी का ना भला सोचना है। बेटा सोसाइटी का भला सोचना है किसी भी वे में सोच लो, पैसा चाहिए पहले। मैंने सोचा मैं नहीं यार प्लास्टिक पॉलिथीन बेचता, मैं तो पेपर बैग रखूंगा। प्लास्टिक पॉलिथीन अगर 1.5 रुपए की है, पेपर बैग 10 का है। सोसाइटी का भला सोचोगे और पैसा चाहिए। तो बेटा फाइनेंस बिजनेस का लाइफ एंड ब्लड है। एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है बिजनेस में जो बिना पैसे के हो जाए। बिजनेस एस्टैब्लिश करना है पैसा चाहिए, रन करना है पैसा चाहिए, एक्सपेंड करना है पैसा चाहिए, डाइवर्सिफाई करना है पैसा चाहिए, मॉडर्नाइज करना है पैसा चाहिए, कुछ करना है बिजनेस में, आप एक्टिविटी का नाम बोलो सब में बता दूंगा पैसा चाहिए। क्या बिना पैसे के चल सकता बिजनेस? तो क्या जरूरत है फाइनेंस की? पता लगी क्या जरूरत है? ये लाइफ है, ये ब्लड है। अभी तक मैंने दो बातें बोली बेटा, दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। क्या जरूरत है? मैंने जरूरत बताने की कोशिश करी, पढ़वा नहीं रहा बेटा। अगर आप कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा। ये अलग तरीके से बोलते हैं, मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। वो अब इसने कहा केस में ना कहीं ओनरशिप के बेसिस पे दो तरीके के ही फंड की चर्चा की गई है, उनके बीच में डिफरेंस लिखना है 3 बेसिस पर। बेटा पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। कहता है कुरैशी हैड एस्पायर्ड टू स्टार्ट अ थाई फूड रेस्टोरेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। On completing his education, he shared his childhood dream with his father. Therefore, the father son Dio decided to approach a nearby bank for obtaining a loan. लोन लेने के लिए पहुंच गए, borrowed fund। कहीं से भी कर्जा लोगे, borrowed fund, अपना पैसा लगाओगे, ओनर फंड। His father foremost concern was to raise finance for the business, as his saving would be insufficient for starting a business। सेविंग भी थी उसके पास लेकिन वो insufficient थी बिजनेस शुरू करने के लिए। उसकी सेविंग ओनर फंड, कर्जे का पैसा borrowed फंड। ठीक है जी। और अगर मैं कंपनी लेवल पे बात करूं, ये तो ये जानबूझ के सोल राइटर लेवल पे कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। कुरैशी का नाम देकर सोल राइटरशिप पे कन्वर्ट हो गया। बेटा कंपनी लेवल पे ओनर फंड क्या होता है? दो ही चीजें ओनर फंड है, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। जिसका पैसा कभी वापस नहीं करना वो ओनर फंड। ना इक्विटी का पैसा जिंदगी भर वापस करना, ना रिटेन्ड अर्निंग का। और जिसका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना हो, सब बोरोड फंड। ठीक है जी बाबू। अब इनके बीच में डिफरेंस बताना है। मैं मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना की जाए कि मैं सॉल्यूशन बढ़वा दूं या मैं बता दूं। आप बैठे हो,
मुझे आप अंतर बता दो, चाहे कंपनी लेवल पे सोच लो चाहे सोल राइटर लेवल पे। आपको क्या लगता है मालिकों के पैसे में और कर्जे के पैसे में क्या अंतर होता है, आप ये सोचना है। 3 बेसिस बता दो, हिंदी में बता दो, चलेंगे अंग्रेजी में हम खुद कन्वर्ट करके। बिल्कुल नहीं आगे बढ़ेगी गाड़ी, बताना आपने। ऑनर फंड और बोरोड फंड 3 बेसिस पे डिफरेंस आ गया, पेपर में पहली बार आ गया, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, आ तो सकता है, आ गया। फिर क्या लिखोगे बेटा, पहला बेसिस बहुत आसान होगा, जो पहली अपॉर्चुनिटी यूज कर लेगा कर लेगा, नंबर फिर सबका आएगा। खुद बताना है, हैंड रेस करके बता दो, अभी किसी ने कुछ नहीं बताया, पहला बेसिस तो सबसे आसान होगा, सोच ही नहीं, बताओ गधे। एक तो बोल दिया इसने, इसने बोला कॉस्ट के बेसिस पर डिफरेंस बताओ। ऑनर फंड में लिखना कोई कॉस्ट नहीं आती, बोरोड फंड में ज्यादा कॉस्ट ही आती है। फिर कर्जे से पैसा उठाया, देना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसने कुरैशी ने अपनी सेविंग लगाई, अपने आप को ब्याज देगा क्या? कोई कॉस्ट है ओनर फंड की? नहीं है। बोरोड फंड की कॉस्ट है, बैंक से लोन लिया है इसने, कॉस्ट देनी नहीं, ब्याज नहीं देनी उसकी, देनी है। कॉस्ट के बेसिस पे डिफरेंस बन सकता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सोर्स ऑफ जनरेशन बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। सोर्स ऑफ जनरेशन में बोलोगे जो ओनर फंड है वो इंटरनली जनरेट होते हैं, बिजनेस के अंदर से जनरेट होते हैं, और जो बोरोड फंड है वो बिजनेस के बाहर से जनरेट होते हैं। वेरी वेरी गुड। अरे यार जो पहला बेसिस होना चाहिए वो क्यों नहीं बोल रहे? मीनिंग ये भी नहीं लिखोगे क्या? फिर सोचते ही रह जाओगे। पहला बेसिस क्या होना चाहिए आप बताओ? कॉस्ट होना चाहिए या सोर्स ऑफ जनरेशन होना चाहिए? पहला लिखो मीनिंग। ओनर फंड का मीनिंग नहीं पता क्या होता है, बोरोड फंड का मीनिंग नहीं पता क्या होता है, खत्म। 3 बेसिस। हाँ शिवम भाई, चौथा भी बता रहे हो सर। अजी वेरी वेरी गुड, सल्यूट है आपको अगर इतना अच्छा सोच सकते हो। ऑनर फंड सिक्योरिटी मांगते हैं क्या? एसेट गिरवी रखनी पड़ती है। अरे मेरा पैसा, अपने आप को एसेट गिरवी रखो। एक और कंपनी में भी सोच लो, इक्विटी शेयर से पैसा लो या रिटेन अर्निंग से, कोई एसेट गिरवी होती है? और बोरोड फंड से लेना हो, डिवेंचर से लेना हो, बैंक लोन लेना हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेना हो, जनरली तो गिरवी होती है। कुछ बोरोड फंड ऐसे भी है जहां गिरवी नहीं होती, पर जनरली गिरवी होती है। कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट में नहीं होती गिरवी, फिर भी जनरली होती है। डन, 4 बेसिस पे डन, बस यही समझदारी है, ये समझदारी इकट्ठी कर लो। लो जी, इन्होंने क्या करा, मीनिंग को बेस बनाया, टाइम पीरियड को बेस बनाया, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। हमने एक भी बेसिस इनके जैसा नहीं बनाया, तो मीनिंग को छोड़ दो। इन्होंने क्या करा, पढ़े एक बार मीनिंग, पढ़ना फटाफट से जल्दी से इनका, जल्दी से। ठीक है, टाइम पीरियड कहता है ये पैसा बिजनेस में लंबे समय तक रह सकता है, मालिकों का पैसा शायद कभी भी ना निकले, जिंदगी भर ना निकले। जबकि बोरोड फंड एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए मिला होगा पैसा, 5 साल 10 साल 20 साल, कभी तो वापस होगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसने लिखा होगा कि यहां पर कंट्रोल बिलोंग करता है, मालिक का पैसा है, मालिक के पैसे के साथ कंट्रोल आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कर्जे का पैसा है उससे कंट्रोल तो नहीं जा सकता। मैंने लोन से पैसा लिया, मेरे बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग बैंक कर लेगा क्या? कर्जे से कंट्रोल का कोई लेना देना नहीं है, मालिकों के पैसे से है। याद करो, इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द कंट्रोल, इक्विटी शेयर के साथ जुड़ा हुआ है कंट्रोल। क्लियर है बात? बढ़िया आगे बाबू, आगे भी बढ़ने जैसा भी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा आज, अभी बहुत सारा पेंडिंग है भैया। मतलब आगे भी, अभी क्या 2 केस हुए हैं, 10 केस और हैं, सब में बहुत सारी सारी बात समझाने वाली है। अभी रख आज के लिए इतना ही रहे हैं, बाय बाय।